हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा है ईथर का इंट्रोडक्शन, मतलब उसका परिचय, उसका नामकरण और बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी, जो अभिक्रिया थी, वो थी विलियमसन ईथर संश्लेषण, जिसके बारे में अपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस या संश्लेषण जो है उसको आप अच्छे से पढ़ें, याद करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हर एक एग्जाम में आती है, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन की नीट हो अपनी, चाहे JEE हो, आप याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हम पढ़ना चाहेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ईथर 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ईथर 4 प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। फर्स्ट टाइप की अपने सिलेबस में जो अभिक्रिया दे रखी है वो मोस्टली अभिक्रिया दे रखी है डाईएथिल ईथर की। डाईएथिल ईथर मतलब एथोक्सी एथेन जो है उसकी अभिक्रिया अपन को दे रखी है। तो इसमें पहली अभिक्रिया कौन सी होगी? डाईएथिल ईथर में जो एथिल समूह है, एथिल मतलब एल्किल है, तो फिर क्या लिखेंगे? एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ जो एल्किल समूह है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी की इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, बंध टूटना है, उसका कोई रोल इसमें नहीं होता है। सेकेंड टाइप की अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। तीसरी टाइप की अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, अन्य अभिक्रियाएं। और चौथी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो अपन पढ़ेंगे कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, वो अभिक्रिया है, उसमें अपन पढ़ेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध टूटता है वो अभिक्रिया उसमें अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप की अभिक्रिया देख रहे हैं, एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया, डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया हेलोजन के साथ 2 कंडीशन है। एक तो है अपने पास डार्क मतलब अंधेरा, हेलोजन के साथ अंधेरे में अभिक्रिया करवाई जाए, और दूसरी कंडीशन होगी कि उसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ यदि प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाए। तो दोनों में बनने वाले उत्पाद क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यदि आप अंधेरे में करवाते हैं, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन हेलोजन से होता है। हेलोजनीकरण अभिक्रिया है ये। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा है, ये भी कौन सा है? अल्फा है। तो अपने पास 2 अल्फा कार्बन है, तो फिर यहाँ पे जो हेलोजन है उसके 2 अणु लेने पड़ेंगे आप। और हेलोजनीकरण अभिक्रिया हम जानते हैं, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन जुड़ता है, तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह हेलोजन, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा? हेलोजन लगेगा। तो फिर उत्पाद अपन इस प्रकार से बना देते हैं, CH3 CH2 था जो, उसके एक H की जगह क्या लगाएंगे आप? X। आगे फिर O CHX CH3 प्लस 2HX। 2 हाइड्रोजन हटे हैं, 2 हेलोजन बचे हैं, 2HX आप निकाल देंगे। मतलब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होता है। ये ध्यान देंगे कि यहां X बराबर Cl2 या फिर Br2 ही हो सकते हैं, वो ध्यान देंगे आप। यहाँ H2 की जगह आप या तो Cl2 लेंगे या फिर Br2 लेंगे। अगर आप Cl2 लेंगे तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन से हो जाएगा, अगर आप Br2 लेंगे तो ब्रोमीन से हो जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है प्रतिस्थापन की वो है कि अगर डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवा दी जाए तो सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन क्लोरीन से हो जाता है। सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन क्लोरीन से हो जाता है। तो अपने पास हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और 3 10। तो आपको अणु लेने पड़ेंगे यहाँ पे क्लोरीन के कितने? 10। जो हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या लगा देंगे? Cl। तो उत्पाद क्या बनाएंगे? CCl3, इसमें CCl2 O CCl2 और CCl3 प्लस कितने हाइड्रोजन हट गए? 10 हाइड्रोजन और 10 Cl बच गए, तो साथ में क्या हटाएंगे आप? 10HCl। पर क्लोरो ईथर बना अपने पास, ये पर क्लोरो ईथर बोलते हैं इसको, पर क्लोरो। तो ये है, ये इस साल 2020 का जो पेपर लगा था केमिस्ट्री का, उसमें आई थी अभिक्रिया कि क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवा दी जाती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कराना पड़ता है, और जबकि अगर अंधेरा होता है तो उस कंडीशन में आपको जो
अल्फा हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट, उसका प्रतिस्थापन आपको करवाना होता है। ये फर्स्ट टाइप की अभिक्रिया थी। इसमें ऑक्सीजन जैसा है वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, उसमें जो लोन पेयर है वो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो अपने पास यहाँ एल्किल समूह है उसमें चेंजमेंट हुआ है। सेकेंड टाइप की अभिक्रिया आपके सामने है ऑक्सीजन के लोन पेयर की अभिक्रिया। ऑक्सीजन के लोन पेयर की अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ ये जो ईथर है उसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अपने पास होते हैं लोन पेयर, बिल्कुल होते हैं। तो जिसके पास लोन पेयर होते हैं मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो लुईस के अनुसार क्षार का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का क्या करता है, वो कार्य करता है। तो यहाँ देखेंगे जब ईथर की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, जैसे HCl अम्ल है तो अम्ल के साथ कराएंगे तो अम्ल में H प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। तो इस अम्ल का मतलब यहाँ प्लस के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस कमी को पूरा करेगा कौन, ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। करने से क्या बनेगा अपने पास, देखते हैं CH3 CH2O, O ने अटैक कर दिया H में, मतलब H के साथ इसने क्या बना लिया, बंद। आगे सेम है CH2 CH3, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। बाकी क्या बच गया अपना Cl माइनस। ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सोनियम बनाएंगे, ऑक्सोनियम। तो इसका नाम आप इस प्रकार से लिखेंगे डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, जो एक लवण है, ऑक्सोनियम लवण बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईथर की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो उस कंडीशन में लवण का निर्माण होता है, और लवण भी कौन सा बनेगा, ऑक्सोनियम लवण। जैसे डाइएथिल तो है ही, ऑक्सीजन पे प्लस है तो ऑक्सोनियम हो गया, Cl माइनस के लिए क्लोराइड। अगर आप यहाँ H2SO4 लेते तो H प्लस इसके साथ जुड़ जाता, आगे HSO4 बनता, तो इतना तो सेम होता, फिर हाइड्रोजन सल्फेट नाम हो जाता। वो तो अम्ल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ देखें जो BF3 है, बोरॉन ट्राइल फ्लोराइड, ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल है। ये इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी होती है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने से मतलब अपने पास लवण का निर्माण होगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस O, और ये बन जाएगा इसके साथ BF3 के साथ, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। इसी प्रकार से जब यहाँ डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है, या डाइएथिल ईथर को ओजोन या वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है, तो प्रोक्साइड का निर्माण होता है। प्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से, प्रोक्साइड जहां नाम आया है तो आप जानते हैं प्रोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो बना देंगे CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस O2, ये अपने पास डाइएथिल पेरोक्साइड बनाए, डाइएथिल पेरोक्साइड, डाइएथिल पेरोक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं कि पेरोक्साइड का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो ये सेकंड टाइप की अभिक्रिया है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण से होने वाली अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं में आपने देखा कि ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं, तो सेकंड टाइप की अभिक्रिया है। थर्ड अभिक्रिया आपके सामने कौन सी है, अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाओं में अपन दो अभिक्रिया देखेंगे, एक तो दहन अभिक्रिया है, एक CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को जब आप जलाते हैं तो वायु की उपस्थिति में जलाना पड़ेगा। तो ये डाइएथिल ईथर है, इसको जलाया जा रहा है, दहन करवाया जा रहा है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन के किसी यौगिक की मोस्टली अपन दहन अभिक्रिया करवाते हैं तो दो ही उत्पाद बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बना देते हैं CO2 प्लस H2O। बैलेंस आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल आपके सामने। यहाँ देखेंगे कार्बन कितने 4 है, तो CO2 के अणु कितने बनेंगे यहाँ पे 4। तो फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देख लेंगे यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, एक उधर ऑक्सीजन के जल के पास है। हाइड्रोजन देखो 3 तो 5 तो 7 3 10 है, और यहाँ पर 2 ही है, तो फिर बैलेंस को यहाँ पे कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, 5s2। अब ऑक्सीजन टोटल कुल मिला के उस साइड में 8 और 5 13 होगी, जबकि अपने पास यहाँ पर 1 है और 2 ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 6 लगा देंगे, 6 और। कहने का मतलब दहन अभिक्रिया से उत्पाद CO2 और H2 ही बनेगा, बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा, संतुलित इतना तो आपको आता ही है। आप अभिक्रिया क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, संतुलित कर देंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब डाइमेथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी, तो योगात्मक अभिक्रिया होती है, एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रकार से उत्पाद बनेगा अपना CH3 CH2, इतना तो है ही है, CO जुड़ जाएगा बीच में, C डबल बॉन्ड O, फिर आगे OCH2 CH3। ये एक एस्टर है जिसका नाम एथिल प्रोपेनोइट है, एथिल प्रोपेनोइट, एथिल प्रोपेनोइट, ये एस्टर का अपने पास निर्माण हुआ है। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया अपने पढ़ी, जबकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है। टाइम आपको दिया जाएगा, आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 टाइप की अभिक्रिया है। कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटने पर होने वाली अभिक्रिया, डाइएथिल ईथर या अपना मोस्ट डाइएथिल ईथर लेते हैं। इसमें जो ईथर है वो ईथर की कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंध टूटने पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 4 टाइप अभिक्रिया देख रहे हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है HX के साथ अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ईथर की ही अभिक्रिया है HX के साथ अभिक्रिया। तो ईथर में इंपोर्टेंट अभिक्रिया इससे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी, विलियमसन ईथर संश्लेषण। उस विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जो संश्लेषण है उसे आप इससे कंपेयर करवा के पढ़ें, उससे आप इसको कंपेयर करवा के पढ़ेंगे। तो कंपेयर करवा के पढ़ेंगे अपन कैसे कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया या कौन सी क्रिया विधि के द्वारा वो संपन्न होती है, SN2, ध्यान रखेंगे आप, SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। तो वैसे ही HX के साथ जो अभिक्रिया है वो भी कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होती है, SN2 में। एक तो सिमिलरिटी, समानता ये है। दूसरी बात, उसमें अपवाद कितने डिग्री में था, 3 डिग्री में, तो यहाँ पर भी अपवाद क्या रहेगा, 3 डिग्री में। अगर ईथर के अंदर 3 डिग्री एल्किल समूह है तो फिर कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, SN2 नहीं होगी। उस कंडीशन में अपवाद होगा और वो अपवाद के द्वारा कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होगी, SN1 से। ये ध्यान रखेंगे आप, SN1 से। जबकि विलियमसन ईथर संश्लेषण में कौन सी थी, अपवाद में विलोपन अभिक्रिया, लेकिन वो वहां विलोपन अभिक्रिया थी, यहाँ SN1 है। कंपैरिजन में इसलिए करवाना चाह रहा हूं कि दोनों में SN2 क्रिया विधि होती है, 3 डिग्री में दोनों में अपवाद होते हैं, वहां विलोपन अभिक्रिया होती है, यहाँ कौन सी होगी, SN1। हम जानते हैं कि सबसे धीमी गति से SN2 अभिक्रिया कौन देता है, 3 डिग्री, जबकि सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देता है, 3 डिग्री। तो ये आपको ध्यान इसमें देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो SN2 क्रिया विधि के द्वारा एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कोहल और क्या बनता है इसमें, एल्किल हैलाइड। जो उत्पाद बनेगा इसके अंदर वो क्या क्या होगा, एल्कोहल प्लस एल्किल हैलाइड। अब यहां अपन सामान्यतः X जो है उसकी जगह I काम में लेते हैं, HI की क्रिया जितना ज्यादा होती है वो आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, HI काम में लेंगे मोस्टली। तो इसलिए वहां जो हैलाइड है उसकी जगह क्या बनेगा, आयोडाइड बन जाएगा। I अगर लेंगे तो हैलाइड की जगह क्या बन जाएगा अपना, आयोडाइड। तो देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। CH3 CH2 O CH3 प्लस HI अभिक्रिया करवानी है अपन को। ये ईथर हो गया, HI मतलब HX हो गया, तो कौन सी क्रिया विधि लगाएंगे, SN2 के लिए नाभिक स्नेह पीछे से आक्रमण करता है, तो यहाँ देखेंगे ये H प्लस है अपना और ये I माइनस है, तो इसमें नाभिक स्नेह का कार्य कौन कर रहा है, I माइनस कर रहा है। कौन कर रहा है, I माइनस। तो अभी देखो I माइनस कहाँ आक्रमण करेगा, कहाँ करेगा, देखेंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो समूह जुड़े हुए कार्बन, उस पर देखना आपको। तो एक तरफ इधर तो CH2 मतलब 1 डिग्री है, उधर CH3 मेथिल है। तो याद करें आप, सबसे फास्ट SN2 अभिक्रिया कौन करता है, कौन देता है, मेथिल देता है। इसलिए ये जो I माइनस है ये इस मेथिल पे अटैक करेगा और ये वाला बंध टूटता हुआ किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास से चला जाएगा। मतलब ये बंध टूट जाएगा और किसके पास चला जाएगा, आप इस तरीके से दिखाना चाहो तो ऐसा हो जाएगा, ये बंध टूटता हुआ किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन भी लेना है, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, कहने का मतलब जहां अटैक होगा वहां तो I जोड़ दो और दूसरी साइड में H जोड़ दो। तो क्या उत्पाद बना, CH3 CH2 O के साथ क्या जोड़ेंगे, H, तो CH3 CH2 OH प्लस CH3 पे क्या जुड़ गया, I, CH3 मेथिल आयोडाइड प्लस एथेनॉल। बता चुके हैं एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड बनेगा अपने पास यहाँ। तो ये अपने पास हो जाएगी SN2 की विधि से। ये I
आप सोचेंगे आयोडाइड तो यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन इधर 1 डिग्री इधर मेथिल, दोनों में SN2 फास्ट कौन देता है? SN2 फास्ट कौन देता है? मेथिल देता है। इसलिए अटैक आपको मेथिल पे करवाना, मतलब ये कौन सी क्रिया विधि हुई है? SN2। समझने के लिए लिखा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे आप, ये बात देखिए, यहाँ इधर कितने डिग्री है? 2 डिग्री से मूव है, इधर कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। तो ये जो आई है वो किस पे अटैक करेगा? 1 डिग्री पे। ये बंद इधर चला जाएगा, बाकी आप उसको जोड़ देंगे तो CH3CH3OH प्लस CH3CH2 पे आई ने क्या किया है? अटैक किया है, वो आयोडाइड मॉलिक्यूल पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट थर्ड एग्जांपल, CH3CH3O CH3 प्लस HI। अभी तक जो अपने पढ़ा उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि मेथिल SN2 सबसे फास्ट देता है, 3 डिग्री सबसे कम देता है, तो अटैक किस पे होना चाहिए? CH3 पे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ 3 डिग्री पे अपवाद है। यहाँ पे जैसे आप क्योंकि अपन कार्बन ऑक्सीजन का बंध तोड़ना चाहते हैं, तो ये जब बंध टूटेगा ना यहाँ से जब ये बंध टूट जाता है तो किसकी तरफ आएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। तो इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कारक आयन बनता है, तो मोर स्टेबल कारक आयन कितने डिग्री होता है? 3 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया विधि होगी? SN1। और SN1 होगी तो ये जो I माइनस है उसका अटैक कहाँ पर होगा? किस पे होगा? इस 3 डिग्री पे होगा, नहीं कि अपने पास यहाँ मेथिल पे। मोर स्टेबल कारक आयन के निर्माण के कारण, अधिक स्थायी कारक आयन के निर्माण के कारण। अगर 3 डिग्री नहीं है तो फिर आप मेथिल 1 डिग्री 2 डिग्री पे आप करवाएंगे। तो उत्पाद क्या बनेगा अपना? CH3CH3I, यहाँ नहीं, उधर CH3OH। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर बस आपको इतना ही देखना है कि HI के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो I का अटैक कहाँ करवाना है। अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे करवा दो, बाकी जो बच गया उस पे करवाना है। मेथिल 1 2 के हिसाब से आपको क्रम याद रखना है। चौथा पॉइंट अपना है एनिसोल। क्या होता है एनिसोल? बेंजीन पर OCH3, बिल्कुल। इसकी अभिक्रिया करवाएं अपन किसके साथ? HI के साथ। तो क्वेश्चन अपना ये है कि एनिसोल की अभिक्रिया HI के साथ करवाने पर फिनोल और मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। फिनोल और मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है, न कि आयोडोबेंजीन और मेथनॉल का। मेथिल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब ये जो I माइनस है ना, वो किस पे अटैक कर रहा है? वो CH3 पे कर रहा है। और रिबन टूट के इधर आया तो उत्पाद बना अपना फिनोल प्लस CH3I। ये फिनोल है और ये मेथिल आयोडाइड अपना। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एनिसोल की अभिक्रिया HI के साथ कराने पे, एनिसोल है ये, HI के साथ कराने पे फिनोल और मेथिल आयोडाइड का निर्माण क्यों होता है, आयोडोबेंजीन और मेथनॉल का क्यों नहीं होता? तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेने के कारण से यहाँ पर द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं और द्विबंध आसानी से टूटता नहीं है। तो आप बोलेंगे एनिसोल में ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में भाग लेने के कारण से इसके अंदर द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड या एकल बंध होता है। और हम जानते हैं कि एकल बंध जल्दी टूट जाता है किसकी तुलना में? डबल बॉन्ड की तुलना में। तो ये यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, सीबीएसई में मतलब सीधे क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे एक बार तो एनिसोल का था, एक बार फेनिटोल का था। फेनिटोल क्या जानते हैं? C2H5 होता है, एक ही बात है। तो C2H5 पर ही I का अटैक करवाना है, वीडियो पूर्ण कीजिए, ऐसा लिखा हुआ था। तो फेनिटोल पे यहाँ I तो क्या बनेगा? एथिल आयोडाइड प्लस फिनोल का क्या होगा? निर्माण होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटने पर होने वाले अभिक्रिया की फर्स्ट टाइप की HX के साथ अभिक्रिया। और HX की जगह मोस्टली आपको क्या मिलेगा? I, जिसके कारण से एल्कोहल और फिर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट आ गया अभिक्रिया है जल अपघटन अभिक्रिया। अपन वो पढ़ रहे हैं जिसमें एक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध क्या होता है? टूटता है। जल अपघटन कराए मतलब जल के साथ अभिक्रिया, और सारी अभिक्रिया ऑलमोस्ट आपके सामने यहाँ पर डाईएथिल ईथर की है, मतलब एथॉक्सी एथेन की है। तो यहाँ देखेंगे ये डाईएथिल ईथर है, जल अपघटन करवाया जा रहा है, तो दोनों तरफ सम्मित है। तो सम्मित आप किसी भी साइड से बंध क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। असम्मित तो तब देखना पड़ता है किस तरफ कार्बन आयन अधिक स्थायी बन रहा है वहां से। जैसे मान लो यहाँ से अपन ने बंध तोड़ दिया तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसके साथ तो जल का OH, इसके साथ
H, तो ये CH3CH2OH, इधर भी CH3CH2OH, कहने का मतलब दोनों के दोनों अणु समान बने हैं, दो अणु बन जाएंगे CH3CH2OH, अर्थात डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करवाने पर एथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का। और यहाँ देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध यहाँ पर टूट जाता है। अपचयन का मतलब नेक्स्ट अभिक्रिया अपचयन है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचायक लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ डाई एथिल ईथर का अपचयन दो प्रकार से करवा सकते हैं, अपचायक अलग अलग होंगे। तो डाई एथिल ईथर का अपचयन द्रव अमोनिया व सोडियम की उपस्थिति में करवाया जाए। द्रव अमोनिया व सोडियम की उपस्थिति में करवाया जाए तो फिर अपन दो हाइड्रोजन काम में लेते हैं, यहां से अपचयन होता है अपना, ये बंध टूट जाता है ऐसे, तो एक H इधर और एक H इधर, तो ये CH3CH3, तो बनाएंगे उत्पाद आप CH3CH3 प्लस दूसरी साइड में CH3CH2OH, अर्थात जब डाई एथिल ईथर तो यहाँ ये फिर मतलब द्रव अमोनिया के साथ अपचयन करवाएंगे अपन, तो यहाँ से बंध टूटा तो CH3CH3 मतलब क्या बना अपना एथेन, और दूसरी साइड में अपने पास क्या है एथेनॉल, एथेनॉल का यहाँ पे निर्माण होगा। इसी प्रकार से डाई एथिल ईथर का अपचयन अगर अपन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवा देते हैं, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करवा देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन काम में लिए जाएंगे और अपचयन इस प्रकार से दोनों साइड से बंध टूटेंगे, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ, तो फिर क्या होगा H इधर भी जुड़ेगा, H इधर, यहाँ से बंध टूटेगा तो दोनों इधर से टूटेगा, तो ये तो दोनों साइड से अपने पास एथेन का निर्माण होगा, तो 2CH3CH3 प्लस H2O, CH2CH3 CH3CH3 इधर भी CH3CH3 और H2O, सिर्फ क्या बनेगा एथेन बनेगा। तो अपचयन अपन दो प्रकार से यहाँ पर करवा सकते हैं। चौथी अभिक्रिया इसकी लास्ट टाइप की अभिक्रिया एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण अभिक्रिया मतलब एसिड समूह का जुड़ना। एसिलीकरण अभिक्रिया पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अपन दो प्रकार से करवा सकते हैं, एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया और दूसरी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया अपन करवाएंगे। तो ये अपन जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न है, तो फिर यहाँ से अभिक्रिया करवाएंगे अपन बंध तोड़ते हुए, प्लस और माइनस, सेम टू सेम यहाँ प्लस और क्या माइनस, ये समान है, सममित है, तो बंध कहीं से भी तोड़ देंगे, प्लस माइनस आप जानते हैं जो है, उसके साथ माइनस को प्लस को जोड़ दो, प्लस के साथ क्या जोड़ देंगे माइनस जोड़ देंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड हो, ये CH3C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ माइनस जोड़ेंगे OCH2CH3 OCH2CH3 प्लस इधर Cl और इधर CH3CH2 है, तो एथिल क्लोराइड बना देंगे CH3CH2Cl। तो आप देख सकते हैं यहाँ अपने पास एसिड समूह जुड़ गया, एस्टर बना है जिसका नाम एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट, IUPAC नाम लिखने की बात करेंगे तो सेम प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, जोड़ देते हैं, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो है ही, इसके साथ वही OCH2CH3 जोड़ना है, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 सेम टू सेम बनेंगे, मतलब ऐसे ऐसे कितने अणु बन जाएंगे अपने पास, 2 अणु बन जाएंगे, एथिल एसीटेट का ये क्या होगा निर्माण होगा। तो ये एसिलीकरण अभिक्रिया अपने पास से होती है, एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड के साथ कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराओ, एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा एस्टर का निर्माण होगा, और अगर आप डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कराते हो तो एथिल एसीटेट का ही निर्माण होगा। लास्ट में अपने पास यहाँ ईथर के उपयोग है, ईथर के क्या है उपयोग है, तो उपयोग में सबसे पहले बात करें अपन, ये ईथर का जो उपयोग है वो आप निश्चेतक के रूप में कर सकते हैं, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप का मतलब हुआ कि बेहोश करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसको प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। प्रशीतक के रूप का मतलब क्या है कि ठंड प्रदान करने के लिए, ठंड उत्पन्न करने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब मिक्स होता है प्रशीतक के रूप में, इसका जब काम में लिया जाता है इसको, तो इसका तापमान 193 केल्विन तक हो जाता है, 0 बराबर 273 होता है, याद करें आप। तो इसका मतलब है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, इसका उपयोग करते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड उत्पन्न करते हैं ईथर। फिर उसके बाद में पॉइंट क्या है अपना कि ईथर प्लस एल्कोहल दोनों का जो मिश्रण होता है उसे नेटेलाइट कहते हैं। नोट करेंगे आप, नेटेलाइट।
इथर प्लस एल्कोहल का मिश्रण नेटेलाइट कहलाता है, जिसका उपयोग शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग है वो शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये है अपने पास इथर निश्चेतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, और नेटेलाइट मतलब इथर प्लस एल्कोहल का मिश्रण जो शक्ति उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, नेटेलाइट कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 बड़ा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।